विकसित भारत के संकल्प को गति देने वाला है केंद्रीय बजट 2026-2027। राजकुमार चाहर, बुलंदशहर। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय बुलंदशहर पर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चाहर ने भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-2027 को लेकर एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर स्थानीय सांसद डॉक्टर भोला सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला है। किसानों, युवाओं, मध्यम वर्ग और राज्यों के सर्वांगीण विकास का रोड मैप है। उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों में मोदी सरकार ने भारत की आर्थिक यात्रा को स्थिरता, राजकोषीय अनुशासन और सतत विकास की मजबूत नींव दी है। था अनुमति मिल पाई, क्योंकि बिना अनुमति के हम लोग जा भी नहीं पाते, तो उसके लिए क्षमा आपसे बार बार। आदरणीय डॉक्टर भोला सिंह जी हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद और अच्छे मित्र हैं, और तेजा जी गुजर हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के। अभी बजट पिछले दिनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की हमारी जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बजट पेश किया था। और बजट पे ही बात करने के लिए आज हम किसान संवाद को भी अभी संबोधित किया। किसौली गांव में हजारों की संख्या में वह किसान उपस्थित थे। ये जो बजट है ये एक लक्ष्य को आधारित करके बजट है। ये कर्तव्य पथ से निकलने वाला पहला बजट है। भारत विकसित बने 2047 में ये संकल्प देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो विकसित भारत को प्राप्त करने वाला, आने वाले समय में भारत विकसित बने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण बजट पेश किया गया है। एक दूरदर्शी बजट जिसे कह सकते हैं। युवा शक्ति से प्रेरित महिला, युवा, किसान और गरीब, उसके जीवन में लगातार सुधार लाने वाला ये बजट प्रस्तुत किया गया है, जो कि 53,47,000 करोड़ से अधिक का बजट है, जिसमें जो पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, जिसे हम लोग सार्वजनिक पूर्ति व्यय भी कहते हैं 26-27 का, ये 12.2 लाख है, जो अब तक का सबसे अधिक जो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, अन्य प्रकार के डेवलपमेंट उनके लिए इसको लाया गया है। आर्थिक विकास को गति देने वाला, देश की जो हमारी नींव है वो मजबूत हो और तेज गति से भारत आगे बढ़े। भारत देश की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रही है, और उसी के अंतर्गत लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हर सेक्टर को अलग अलग प्रकार से एक अच्छा बजट प्रस्तुत करने का काम किया। इसमें एमएसएमई का हमारा जो क्षेत्र है उसके लिए भी अनेक सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। 10,000 करोड़ रुपए एमएसएमई के लिए दिए गए हैं। और अभी मैं अगर छोटे शहरों की बात करूं, जिसमें टीयर 3 में अपना बुलंदशहर भी आता है, तो टीयर 2 और टीयर 3 और जो हमारे तीर्थ नगरियां हैं उनके डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही बड़ी योजना केंद्र की सरकार ने बनाई है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से मिलकर काम करके बजट आएगा। और उसके बाद आप जिन चर्चाओं को आज कर रहे हैं, मेरे मित्रों ने चर्चाएं भी की, उसको भी पूरा करने का काम ये करेगा। अखिल भारतीय स्तर पर हमारे जो आयुष यूनिवर्सिटियां हैं वो भी 3 आयुष यूनिवर्सिटियां आयुर्वेदिक की खोली जाएंगी, और जो हमारी जांच, औषधि की जांच की प्रयोगशाला है उनका उन्नयन भी करने का काम किया जाएगा। तो सबका साथ, सबका विकास, इसी को लेके इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। वहीं पर अगर मैं आपको मोटे तौर पे अगर ये कहूँ कि हमारे जो बड़े सेक्टर हैं, जैसे हमारा सड़क परिवहन हाईवे से रिलेटेड जो सेक्टर है, उसमें 5,98,000 करोड़ से अधिक की धनराशि आवंटित की है। रक्षा क्षेत्र के लिए भी 5,94,000 रुपये, 5,94,000 करोड़, और ग्रामीण विकास के लिए भी 2,73,000 करोड़ रुपये। कृषि पर आपको याद होगा जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 2013 में, तो मात्र 27,000 करोड़ रुपए का बजट एग्रीकल्चर का होता था। आज वही बजट बढ़ के 1,62,000 करोड़ का किया गया है। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, किसान के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा अभी बजट ये दिया गया है।
वहीं शिक्षा पर 1,39,000 करोड़, ऊर्जा पर 1,09,000, स्वास्थ्य पर 1,04,000 करोड़ का ऐसा ये बजट कुल मिला के 53,47,000 करोड़। इसी प्रकार हमारे जो महाविद्यालय हैं, हमारे जो माध्यमिक विद्यालय हैं, उनमें ABGC कंटेंट क्रिएटर प्रयोगशाला, जो AI का आजकल दौर है, डिजिटल इंडिया का दौर है, तो हमारा यूथ नई नई टेक्नोलॉजी सीखे, उसके लिए भी 15,000 माध्यमिक विद्यालय और 500 यूनिवर्सिटी महाविद्यालय, इनके लिए भी व्यवस्था की गई है। खेलो इंडिया के लिए हमारा जो खेल के सामान हैं वो भारत में सस्ते में बने, खिलाड़ियों को मुहैया हो सके, उसके लिए खेलो इंडिया मिशन वो भी बनाया गया है। खेलो इंडिया मिशन के अंतर्गत गांव-गांव के नौजवान हमारे आगे निकल के आए, और आप देखते हैं कि सांसद खेल स्पर्धा कितने शानदार तरीके से पूरे देश भर में हो रही है। डॉक्टर भोला सिंह जी ने तो न्याय पंचायत स्तर तक सांसद खेल स्पर्धा को हमारे नौजवानों को बढ़ावा देने के लिए किया है, उससे अनेक लोगों ने अनुसरण भी कर रहे हैं उसका। तो खेलो इंडिया एक मिशन का भी आयोजन किया गया है। बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक हमारे गलियारे, उनके आसपास भी 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप का विकास भी करने की इस बजट के अंदर प्रावधान किया गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो नारी शक्ति बंधन, जो पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट के अंदर भी विधेयक पास किया था नारी शक्ति बंधन। तो महिलाओं के लिए हर जिले में, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, महिलाओं के लिए हर जिले में हमारी जो उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में पढ़ने वाली छात्राएं हैं, उनके लिए आवासीय सुरक्षित हॉस्टल ये हर जिले में बनेगा। तो एक ये बड़ा महिलाओं के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में एक बड़ा क्रांतिकारी निर्णय ये सरकार ने लिया है। वहीं राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान की स्थापना, जिसमें शिक्षा जगत, उद्योग व सरकार के मध्य में एक सेतु का काम करेगी, वो भी व्यवस्था की गई है। 20 विशेष पर्यटन स्थल है, उसमें हस्तिनापुर को अपने पड़ोस से दिया गया है, क्योंकि ये पौराणिक हैं, ये प्राचीन हैं, ऐतिहासिक हैं, तो उनके लिए भी व्यवस्था की है। इससे 10,000 गाइड पूरे देश भर में नए तैयार होंगे मार्गदर्शक के रूप में, उनके कौशल विकास और उनके डेवलपमेंट के लिए भी बात की जाएगी। भारत पहली बार बिग केट करके एक समिट आयोजित करने जा रहा है देश के अंदर, जो दुनिया भर की एक समिट होती है। तो इसी प्रकार जो हमारे जलाशय हैं, जो अमृत सरोवर, तालाब, पोखर हैं, ऐसे 500 जलाशय देश भर में तय किए जाएंगे, जिनका डेवलपमेंट और उनको आगे चल के मछली पालन से भी उनको जोड़ने का काम किया जाएगा, जिससे गांव का भी आर्थिक विकास हो, पैसा मिले और उससे गांव का डेवलपमेंट हो। AI प्रणाली के साथ जो कृषि क्षेत्र को जोड़ा गया है, इसके लिए एग्री स्टेक पोर्टल बनाने की व्यवस्था की गई है। तो इससे भी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक नए आइडियाज़, नई स्कीम्स लाने का काम भी करने का काम किया गया है। एक स्कीम है जिसे SASCI स्कीम, ये राज्यों को पूंजीगत सहयोग करने के लिए होता है, जिसमें 2 लाख करोड़ की सहायता देने की प्रस्ताव भी केंद्र की सरकार ने बजट में किया है। अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा था Tier 1, Tier 2 और Tier 3। तो Tier 2 और Tier 3 इनके डेवलपमेंट के लिए, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अगर अपवाद न हुआ तो बुलंदशहर भी Tier 3 में आता है। तो Tier 3 में बुलंदशहर आता है, तो इसके डेवलपमेंट के लिए निश्चित रूप से जो आप अभी चर्चा कर रहे थे, और आदरणीय हमारे सांसद जी डॉक्टर भोला सिंह जी एक बहुत बड़े प्रयास में लगे हुए भी हैं। बुलंदशहर का बाईपास जो आप प्रश्न करेंगे, मैं उससे पहले ही मैं चर्चा करना चाहता हूँ। उसको निराकरण के लिए भी जब आगे चल के Tier 3 में व्यवस्थाएं बनेंगी, तो प्रदेश सरकार के सहयोग से, आप सांसद होने के नाते केंद्र से मांग रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि प्रदेश की सरकार भी उसमें सहयोग करेगी, और उसमें हमारे स्थानीय MLAs वगैरह भी प्रयास में लगेंगे, तो निश्चित रूप से इसका परिणाम भी आएगा। एक दिव्यांग सहारा योजना भी ली गई, दिव्यांगजनों के लिए उनके जो अनेक प्रकार के उनकी आवश्यकताएँ होती हैं, उसके अंदर भी काफ़ी बजट की व्यवस्था की गई है। सभी जिला अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी नहीं होती, तो सभी जिलों में, सभी जिला अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर एंड इमरजेंसी, इसके लिए भी बजट की व्यवस्था की गई है, वो सभी जिलों को मिलेगा। PM दिव्यांग केंद्र भी मजबूती से आगे बढ़ेंगे, और जो कैंसर से लेके ऐसी करीब 17 ड्रग और दवाइयाँ हैं जिसमें कैंसर की शामिल है, जिनको सस्ता किया गया है, और वो निश्चित रूप से आम आदमी की पकड़ में जो कैंसर के दुर्भाग्यपूर्ण जो मरीज हैं उनको इसमें मिलने का काम होगा। अभी आपने देखा होगा 16वां वित्त आयोग, तो 16वें वित्त आयोग का भी 26-27 हेतु राज्यों को 1.4 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, और सबसे ज़्यादा पैसा इसमें उत्तर प्रदेश को मिलेगा ही मिलेगा, बड़ा राज्य होने के कारण।
तो उससे भी हमारे गांव का, देहात का, अपने हाईवेज का, सड़कों का, बाईपास का और अन्य प्रकार के रूरल डेवलपमेंट के काम आगे बढ़ेंगे। बायोफार्मा के क्षेत्र में भी विनिर्माण केंद्र की एक विकसित करने की योजना है जो अगले 5 साल में होगी। 10,000 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए। भारत में कंटेनर बने, ज़्यादातर कंटेनर हमको जो पात्र होते हैं, जो कंटेनर्स हैं, उनको हमको इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो भारत में जो आत्मनिर्भर भारत, जो आदरणीय मोदी जी का एक संकल्प है जिस पर सरकार काम कर रही है, तो भारत में भी कंटेनर निर्माण के लिए 10,000 करोड़ रुपए अगले 5 वर्ष के लिए की व्यवस्था की गई। जो टेक्सटाइल पार्क है, मेगा टेक्सटाइल पार्क, उनकी स्थापना के लिए भी सरकार ने इसमें योजना रखी है। और एक रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक मानव निर्मित जो हमारे फाइबर है, उस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना, तो इसका भी निर्धारण किया गया है। खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प, इसकी मजबूती के लिए एक बड़ा बजट स्वीकार किया गया है, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना। तो इसके अंतर्गत जो हमारे बुनकर हैं, गांव के छोटे छोटे बुनकर हैं और बुनकर हैं, एक जिला एक उत्पाद में, जैसे आपके यहाँ से चीनी के बर्तन का बुलंदशहर के अंदर रहता है, ऊर्जा से विशेषकर उसका वो है, तो उसमें भी आगे डेवलपमेंट का काम होगा। तो एक जिला एक उत्पाद में इससे ग्रामीण नौजवानों को भी लाभ मिलेगा। 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग भी स्वीकृत किए गए हैं। पावर फाइनेंस और कॉरपोरेशन और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का एक पुनर्गठन का प्रस्ताव भी रखा गया है, जिससे गांव के विद्युतीकरण में जहां भी और आवश्यकता होगी भविष्य में उनको और तेजी आने का काम होगा। और अगले 5 वर्षों में 1 लाख AHP संस्थानों की स्वास्थ्य से रिलेटेड ये विषय है। तो 1 लाख जो संस्थान है हमारे, वो पेशेवर जो हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर होते हैं, 1 लाख लोगों की व्यवस्था करने का काम ये सरकार ने बजट में रखा है। वृद्धों की चिकित्सा की सेवा के लिए भी देखभाल सेवा परिवेश बनाने की योजना है, जिसमें 1.5 लाख सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित किया है। मैंने बताया 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान बनेंगे। पशुपालन के क्षेत्र में आप देखते होंगे डॉक्टर्स की बहुत कमी है, तो उसको भी सरकार ने गांव को देखते, हमारी पशुपालन बड़ी एक शक्ति है जिसके कारण दुग्ध उत्पादन होता है, तो 20,000 डॉक्टर्स ये पूरे देश भर में पशुपालन के क्षेत्र में ये आएंगे। करदाताओं के लिए भी सुविधा दी गई है कि भाई अपनी समय सीमा के अनुसार अलग अलग समय पर वो दिसंबर तक करते थे, तो वो मार्च तक 31 तक बढ़ाया गया है। बहुत नॉमिनल उसमें 1 विंडो की व्यवस्था की गई है। और उत्तर प्रदेश में हाई स्पीड रेल वो भी आने वाली है। पूरे देश भर में हाई स्पीड रेल आएंगे, लगभग 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार से औद्योगिक क्लस्टर और लॉजिस्टिक की व्यवस्था ये की गई है। ऐसे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 4.2 लाख करोड़ ये उत्तर प्रदेश को बजट में मिला है, जो पिछले लाए गए बजट से 25,000 करोड़ रुपए अधिक है। तो 4.2 लाख करोड़ में प्रदेश भर के डेवलपमेंट की योजना बनाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार केंद्र से जो बजट आवंटित हुआ है उसको लेके करेगी। टियर 2 एंड टियर 3 की चर्चा मैंने आपसे की है। तो ये क्लस्टर बनेंगे और रोजगार के साधन मुहैया होंगे। ऐसा एक दूरगामी परिणाम लाने वाला, भारत को मजबूत करने वाला और दूरदर्शी सरकार का दूरदृष्टिपूर्ण बजट प्रस्तुत किया गया। इतना मुझे आपके सामने बात वेलस्पन ग्रुप ने बुलंदशहर में 40,000 करोड़ के निवेश के लिए एमओयू किया था। 40,000 करोड़ और वेलस्पन ग्रुप अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन चूंकि जमीन नहीं थी इसलिए वो शिफ्ट मार दिया। नहीं, निश्चित रूप से काम तो बड़ा हुआ और अगर ये भी हो गया था तो उसके बाद धरातल पर उतरना चाहिए था। बिल्कुल भी। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को या तो जगह की कमी रही या जगह को लिया नहीं गया, या फिर जगह अगर आवश्यकता होती तो लेना चाहिए था। क्योंकि बुलंदशहर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो ब्रज और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो पश्चिम और ब्रज, इन दोनों को जोड़ने का सेतु का काम बुलंदशहर करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जिला है और निश्चित रूप से इसके डेवलपमेंट के लिए अनेक सारी जो भी योजना है वो धरातल पर उतरनी चाहिए। सरकार की ओर से लगातार नई नई योजनाएं चलाई जा रही है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोन देने की बात कही जा रही है। ना तो युवाओं को लोन मिल रहा है, बैंकों की ओर से फाइल रिजेक्ट की जा रही है। बुलंदशहर का प्रदेश में 75वां स्थान लोन जारी करना। हाँ जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बैंकर्स के द्वारा जो हमारे नौजवानों को जो सरकार ने नियम बनाए, चाहे वो
वो मुद्रा योजना के अंतर्गत हो, चाहे हमारे नए व्यापार उद्योग खोलने के लिए हो, तो लोन में नौजवानों को लोन मिले, इसके लिए बैंकर्स को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और यहाँ के प्रशासनिक तंत्र को, जिलाधिकारी और जो पूरा सिस्टम रहता है उसको इसको गंभीरता से लेना चाहिए। और हम लोग आने वाले समय में भी, और क्योंकि मैं देखता हूँ कि हमारे MP साहब डॉक्टर भोला सिंह जी निश्चित रूप से हर विषय को लेकर गंभीरता से वहाँ उठाते हैं, रखते भी हैं, और इसमें आने वाले समय में मैं भी साथ खड़ा होकर आपके साथ बुलंदशहर के लिए और अच्छे से अच्छा हो सके उसका प्रयास करें। किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, तो फसल बर्बाद होती है कि बाढ़ आई थी, उनको तो मुआवजा नहीं मिला। तो क्या रिपोर्ट प्रशासन ने ठीक नहीं दी या रिपोर्ट ये कर दी कि जमीन उसकी है, किसकी जरूरत दिखा के वो बेचारे किसान जो है, किसान क्या चाहते हैं तो एक बीवी नहीं, निश्चित रूप से किसानों को मुआवजा उनका हक है, उनका अधिकार है, और जो भी उनका नुकसान होता है, चाहे ओलावृष्टि हो, चाहे अतिवृष्टि हो, चाहे बाढ़ आए, चाहे कोई और कारण से घटना घटे, उनको निश्चित रूप से उनका मुआवजा मिलना चाहिए। और उसमें जिसने भी लापरवाही की होगी, ये एक जांच का विषय है। सब छोटे किसान होते हैं। नहीं, निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूँ, किसान अपना दूसरे से एग्रीमेंट पर भी अपने यहाँ स्थानीय भाषा में उसको बोलेंगे, उस पर बेसिकली बटाई सब जगह का शब्द है, तो बटाई पे लेके भी करेगा तब भी किसान को मुआवजा तो देना पड़ेगा। तो पर्टिकुलर ये जिस बेल्ट की भी शिकायत है, मैं चाहूँगा कि इस पर अगर तेजा जी, हमारी किसान मोर्चे की टीम इसको जाए, इसके मिले और इसका एक सर्च और सर्वे करके जो अधिकार है किसानों को मिलना चाहिए। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से व्यक्तिगत रूप से एक लास्ट सवाल, UGC एक्ट को लेकर सरकार चौतरफा गिरी हुई है, विपक्ष भी कुछ नहीं बोल रहा है, क्या UGC एक्ट वापस होगा, और होगा तो फिर इसका खामियाजा शायद सरकार को फिर से होगा? देखिए, मेरा इसमें केवल एक ही स्पष्ट कहना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में सारा विषय है, और आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय करेंगे वो निश्चित रूप से वो निर्णय सही होगा और दे सकता है। घर में गाए जा रहे मंगल गीत, सूचना मिलते मचा कोहराम, एक युवक और पति पत्नी को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, ललित नामक व्यक्ति की मौत। बुलंदशहर के चोला थाना क्षेत्र स्थित बिपकॉल कंपनी के पास रविवार को हुए एक भीषण सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। अज्ञात वाहन की टक्कर से 28 वर्षीय ललित की मौत हो गई। ललित अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था, जिसकी मौत से पूरे गांव वैर बादशाहपुर में शोक फैल गया है। कको थाना क्षेत्र के ग्राम वैर बादशाहपुर निवासी ललित अपने साले की सगाई समारोह में शामिल होने और अपनी बहन की शादी कार्ड बांटने गांव नए बांस गया था। वहां से देर शाम अपनी बाइक से घर लौट रहा था, तभी बिपकॉल कंपनी के पास किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। MIT के समीप ईंट भट्टा पर कुछ मजदूर बिहार निवासी काम करते थे, जो मजदूरी कर वापसी अपने आवास की तरफ जा रहे थे। उनको अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों पति पत्नी सहित ललित निवासी वैर को तत्काल से सरकारी गाड़ी से जिला अस्पताल बुलंदशहर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने ललित निवासी वैर को मृत घोषित कर दिया। मृतक ललित शादी ब्याह में जनरेटर चलाने का काम कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उनके पीछे पत्नी और 2 मासूम बच्चे, 5 वर्षीय बेटा देवेश और 3 वर्षीय बेटी जानवी हैं। परिजनों ने बताया कि घर में ललित की बहन उर्मी की 15 फरवरी को शादी तय है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया, जहां घर में मंगल गान गीत गाए जा रहे थे। सूचना मिलते ही कोहराम मच गया। SSI राजकुमार सिंह ने बताया कि अज्ञात वाहन की तलाश जारी है। CCTV फुटेज खंगाल रही चोला पुलिस। बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट। 2024-25 पुरस्कार वितरण समारोह JP विद्या मंदिर मुख्य परिसर अनूपशहर में पुरस्कार वितरण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आरंभ स्वागत गान, अतिथियों को पुष्प गुच्छ प्रदान कर व दीप प्रज्वलन के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि JP यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर राजीव सक्सेना रहे। विशिष्ट अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष ब्रिजेश गोयल, सेवक चंद, अजय गर्ग, राजीव अग्रवाल, मंजू शर्मा, शशि बालापंत, सुनील गुप्ता, संजय अग्रवाल, राजीव शर्मा, KP सिंह, सुनील अग्रवाल, GK सिंह रहे।
गणेश वंदना व सरस्वती वंदना के द्वारा सरस्वती के इस पावन मंदिर में भक्तिमय प्रस्तुति दी गई, जिसने सभी का मन मोह लिया। छोटे बच्चों के सुंदर नृत्य ने सभी को ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। पुराने गानों पर आधारित नृत्य ने सभी को उत्साहित कर दिया। सोलो सॉन्ग निशीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया। गुजराती डांस, योद्धा बन गए डांस, योगा कार्यक्रम, ग्रुप डांस, कव्वाली, प्रेयर डांस, खूबसूरत नृत्य, घूमर, रोल प्ले, फोक डांस आदि कार्यक्रम हुए। कला के इस जादू से सभी खूब खुश हुए। अयांश के एकल नृत्य से सभी झूम उठे। फ्रीडम फाइटर का रोल अदा करते बच्चों ने सभी को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। देशभक्ति के नारों से प्रांगण गूंज उठा। योग की मनमोहक प्रस्तुति से सभी आश्चर्यचकित रह गए। योग के अंतर्गत दीपक आसन का प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम की शोभा में 4 चांद लगा गया। बैंड, एनसीसी कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहे। उत्कृष्टता एवं उपलब्धियां के अंतर्गत 2024-25 के मेधावी छात्रों को शैक्षणिक उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए गए। योग के अंतर्गत CBSE नेशनल, जोनल एवं STFI नेशनल, अस्मिता खेलो इंडिया वुमेन लीग, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट के छात्रों को ट्रॉफी व मेडल देकर पुरस्कृत किया गया। NCC कैडेट्स में भी बेस्ट कैडेट को स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। खेल सितारों को भी खेलों में उल्लेखनीय उपलब्धि व नेशनल खिलाड़ियों के लिए स्मृति चिन्ह व मेडल देकर सम्मानित किया गया। कला वर्ग के नेशनल प्रतियोगियों को भी स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। धन्यवाद ज्ञापन प्रधानाचार्य नीना चतुर्वेदी ने किया। मंच संचालन सोमा गांगुली ने किया। प्रधानाचार्य नीना चतुर्वेदी ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया व कहा कि कार्यक्रम को सफल बनाने में पत्रकार बंधु, शिक्षक व गैर शिक्षण कर्मचारी, अभिभावकगण, प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का हार्दिक आभार, जिनके समर्पण और उत्साह ने इस उत्सव को जीवंत कर दिया व वास्तव में इसे अविस्मरणीय बना दिया। अनूप शहर से ब्यूरो रिपोर्ट। बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग पर चलवाया पीला पंजा। अलग अलग स्थानों पर की जा रही है अवैध प्लॉटिंग को कराया गया ध्वस्त। बिना मानचित्र, स्वीकृति और मानकों की बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनियां। कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग व प्राधिकरण टीम के साथ पुलिस बल तैनात। बुलंदशहर में खुर्जा क्षेत्र के हाईवे 34 किनारे करीब आधा दर्जन अवैध प्लॉटिंग की गई ध्वस्त। बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट। जेपी विश्वविद्यालय में प्रिंसिपल्स कॉन्क्लेव कार्यक्रम आयोजित। अनूप शहर जेपी विश्वविद्यालय में प्रिंसिपल्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच शैक्षणिक संवाद को सुदृढ़ करना, शिक्षा की गुणवत्ता और नवाचार पर विचार विमर्श करना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन समारोह प्राचार्यों के साथ कुलपति प्रो राजीव सक्सेना एवं कुल सचिव संजय अग्रवाल द्वारा संयुक्त रूप से संपन्न किया गया। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा गणेश वंदना प्रस्तुत की गई। कुलपति प्रो
राजीव सक्सेना ने शिक्षा में मूल्यों, नेतृत्व और नवाचार के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्यों का सम्मान भी किया गया। कॉन्क्लेव के आयोजन में राम कुमार, ज्ञानेंद्र शर्मा, ज्योति गौतम एवं डा. प्रियंका झा ने मुख्य भूमिका निभाई। कार्यक्रम में एसोसिएट डीन डा. निशांत श्रीवास्तव सहित विश्वविद्यालय के सभी संकाय सदस्यों की उपस्थिति रही। संकाय सदस्यों में डा. मोहित शर्मा एवं सौरभ मिश्रा का कार्यक्रम के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान रहा। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज डिबाई के प्रधानाचार्य अखिलेश शर्मा, आदर्श मीना इंटर कॉलेज पहासू के प्रधानाचार्य सुरेंद्र शर्मा ने कॉन्क्लेव के उद्देश्य एवं उपयोगिता पर अपने मूल्यवान एवं ज्ञानवर्धक विचार प्रस्तुत किए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के संचालन में छात्र स्वयंसेवकों का सहयोग रहा। कार्यक्रम का समापन कुल सचिव संजय अग्रवाल द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। अनूप शहर से ब्यूरो रिपोर्ट। ग्राम नाते के जीजा ने नौकरी लगवाने के नाम पर फर्जी तरीके से पैसे लेकर न देने पर पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर को दिया पत्र। बुलंदशहर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पीड़ित मोहित पुत्र नरेश सिंह निवासी फलेदा थाना रबुपुरा जनपद गौतम बुद्ध नगर ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी रिश्तेदारी गांव खानपुर थाना चोला क्षेत्र में तो है। मोहित का गांव खानपुर में आना जाना रहता था। एक दिन मोहित की मुलाकात एक व्यक्ति निवासी खानपुर थाना चोला से उसके गांव खानपुर में ही हुई, जिसने मोहित को सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर कहा कि मेरा भाई आर्मी में अफसर है और उसकी और मेरी अच्छी पकड़ है, मैं तुमको आर्मी में लगवा दूंगा। मोहित ने जब खानपुर निवासी व्यक्ति से पूछा कि लगवाने की जिम्मेदारी है तो ही बात करना, इस पर व्यक्ति के द्वारा प्रार्थी से 10 लाख रुपए की डिमांड करी, जिसमें से मोहित ने थोड़ा समय मांगते हुए कुछ दिन बाद ही खानपुर निवासी व्यक्ति को 3,30,000 रुपए दे दिए और जब भी कॉल करता तो अपने आप को आर्मी में भर्ती करा रहा हूँ, थोड़ा बिजी हूँ बताते हुए कॉल कट कर देता था। काफी समय हो जाने पर एक दिन पता लगा कि चोला थाना क्षेत्र के खानपुर निवासी व्यक्ति फर्जी तरीके से पैसे लेता है और उस व्यक्ति का कोई जुगाड़ नहीं है। जब मोहित को पता लगा कि खानपुर निवासी व्यक्ति के ऊपर पहले से ही अन्य फर्जी करने जैसी धाराओं अलग अलग थानों पर 5 से 7 मुकदमा पंजीकृत है। मोहित जब उस व्यक्ति के पास पैसे मांगने जाता तो चोला थाना क्षेत्र के खानपुर निवासी समय रख देता और वापस भेज देता। मोहित फलेदा निवासी द्वारा बार बार चक्कर लगाने से तंग आकर खानपुर निवासी व्यक्ति द्वारा जान से मारने की धमकी देने लगा। मोहित द्वारा मार्च 2025 में चोला थाना पर प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें समाज के कुछ मौजूदा लोगों एवं गांव चोला पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर उस व्यक्ति के पैसे होना बताया गया, जिसमें खानपुर निवासी व्यक्ति द्वारा 3,30,000 रुपये को स्वीकार किया। खानपुर निवासी व्यक्ति द्वारा चोला थाना पर समाज के लोगों के आमने सामने फोन से 30 मार्च 2025 को 20,000 रुपये पर मोहित के मोबाइल नंबर पर फोन के माध्यम से वापस कर दिए और एक समझौता नामा लिखित में दिया कि 1,10,000 कुछ महीने बाद 20 अगस्त 2025 तक और बाकी 2 लाख रुपये दिसंबर 2025 तक वापस कर देने के लिए लिखित में दिया, जिसमें खानपुर निवासी व्यक्ति द्वारा सर्व समाज के सामने 9,90,000 रुपये का भारतीय स्टेट बैंक शाखा ककोड़ का एक चेक 15 जनवरी 2025 का काट कर दिया, लेकिन प्रार्थी को बहकावे में लेकर उसकी बुलेट बाइक को ये बोलकर ले गया कि किसी के पास से पैसे लेने जा रहा हूँ और उस दिन के बाद खानपुर निवासी व्यक्ति द्वारा बुलेट बाइक और मोहित के बच्चे पैसे नहीं दे रहा है। पैसे और बाइक मांगने पर जान से मारने की धमकी और गाली गलौज करता आ रहा है। डर के कारण सोमवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर के ऑफिस जाकर न्याय की गुहार लगाई। बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है भैया? मोहित भाई, आप एसएसपी ऑफिस आए हो, किस संदर्भ में आए हो? मैं एक भर्ती में आर्मी की भर्ती में लगाने के लिए जितेंद्र सनफ तारा सिंह खानपुर के रहने वाले, उन्होंने मेरे से 6.5 लाख रुपए लिए थे। उसमें से कुछ पैसे वापस आ गए, 3,30,000 रुपये भी बकाया उन पे। और एक मेरी बाइक है बुलेट। हाँ जी। क्या कह रहे हैं वो पैसे देने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। नहीं, एसएसपी ऑफिस आए हो आप, कप्तान साहब ने क्या? अभी कुछ नहीं, वो उन्होंने बुलाया कल जांच के लिए। इससे पहले आप थाने गए? थाने 2-3 बार कंप्लेंट दी थी, वो आ भी गई, कोई कुछ नहीं हुआ अभी तक। अब क्या कहता वो? बिल्कुल मना कर दिया उसने। क्या कह रहा है? नहीं, बोला मेरे पास नहीं है। डीपीबीएस कॉलेज अनूप शहर में वार्षिकोत्सव 2025-26 के अंतर्गत कला प्रदर्शनी एवं भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन।
DPBS कॉलेज अनूप शहर में वार्षिकोत्सव 2025-26 के अवसर पर चित्रकला विभाग द्वारा एक कला प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन महाविद्यालय की प्रबंध समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री अजय गर्ग जी एवं प्राचार्य प्रोफेसर GK सिंह द्वारा टैगोर भवन के हॉल संख्या 2 में फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा निर्मित कलाकृतियों ने सभी का मन मोह लिया। इसी श्रृंखला में भागीरथी भवन के सभागार में एक भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ज्ञान की देवी मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। प्राचार्य प्रोफेसर GK सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे साहित्यिक एवं सांस्कृतिक आयोजन विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के साथ साथ उनकी सृजनात्मक प्रतिभा को मंच प्रदान करते हैं तथा भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हैं। कवि सम्मेलन का मंच संचालन एक प्रसिद्ध कवि डॉक्टर सौरभ कांत शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न रसों के कवियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। कवि अमित यश ने अपने मुक्तक में कहा कि नैन जब तक सजल नहीं होते, भाव मन के सफल नहीं होते। कवि कुंदन ने सशक्त मिमिक्री कर मोटू पतलू, शेख चिल्ली व अनेक नेताओं के चरित्र प्रस्तुत कर वातावरण को उल्लापूर्ण बना दिया। कवि नैमिष पांडेय अपने हास्य व्यंग्य मुझको वो प्यार में डराती है आजकल, जबरन ही मन की बात सुनती है, मेरी प्रेमिका विमल खाती है आजकल से वातावरण को उल्लापूर्ण बना दिया। डॉक्टर मोहित माधव कवि अपने कविता पाठ में कहा कि जिंदगी में कभी हार कर गिर रहे हो, उन्हें गिरने नहीं देते मेरे प्रभु, उसे थाम लेते हैं। कवि ने अपनी ओजस्वी रचनाओं से श्रोताओं में राष्ट्र प्रेम और उत्साह का संचार किया। इसके उपरांत कवयित्री एवं प्राध्यापक डॉक्टर शुभम त्यागी ने अपना मुक्तक स्वप्न बुनने लगी मैं तेरी याद में एवं गीत हुआ जब से तुमसे प्यार प्रस्तुत किया। इसके उपरांत कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर सौरभ कांत शर्मा ने भी अपनी कविताओं के माध्यम से श्रोताओं को रोमांचित कर दिया। इस क्रम में अंतिम कवि कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर शिवदत्त संदल ने अपनी कविताओं के माध्यम से काव्य रसिकों को रोमांचित किया। कार्यक्रम में सरस्वती वंदना का सुमधुर पाठ डॉक्टर शुभम त्यागी कवियत्री मेरठ ने मान करूं सम्मान करूं चरणों का ध्यान करूं मां द्वारा किया गया। महाविद्यालय की छात्रा लकी राघव ने भी अपनी कविता मेरी नादानियों से परेशान है मुझे अक्ल देकर गया अपनी प्रस्तुति दी। इस अवसर पर महाविद्यालय संस्थापक सदस्य श्री सेवक चंद गुप्ता, प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री अजय गर्ग, उपाध्यक्ष सुनील गुप्ता, इंटरनल ऑडिटर राजीव कुमार अग्रवाल, प्रो राजीव सक्सेना कुलपति, संजय अग्रवाल रजिस्ट्रार JP यूनिवर्सिटी, अनूप शहर एवं महाविद्यालय के समस्त शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी, अनेक अभिभावक तथा बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन तालियों की गड़गड़ाहट और सराहना के साथ हुआ। अनूप शहर से ब्यूरो रिपोर्ट। शहर विराट हिंदू सम्मेलन में शिरकत करने पाहसू पहुंचे महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी महाराज। महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश जी महाराज बोल राजनीतिक पार्टियों हिंदुत्व को जातिवाद के नाम पर बांटने लगी हैं। सभी हिंदू भाइयों को अपने परिवार को मजबूत करना चाहिए। परिवार मजबूत होगा तो हिंदू समाज मजबूत होगा। महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश जी महाराज। महामंडलेश्वर बोले इन जिहादियों से बचकर रहो तभी हमारी बहन बेटी सुरक्षित रहेंगी। विराट हिंदू सम्मेलन में सैकड़ों की तादाद में हिंदू समाज के लोग उपस्थित हुए। UGC कानून को लेकर महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश महाराज बोले सरकार को विचार करना चाहिए और इसको समाप्त करना चाहिए तभी हिंदू सुरक्षित रहेगा। कस्बा पाहसू के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में विराट हिंदू सम्मेलन का हुआ आयोजन। बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट। महाराज जी, आज पाहसू में विराट हिंदू सम्मेलन हुआ है, आप उसमें शिरकत करने पहुंचे हैं, क्या संदेश दिया है आपने हिंदू सम्मेलन? आज हिंदू समाज संगठित रहे, सुरक्षित रहे, एक रहे, नेक रहे, इस विषय को लेकर, क्योंकि जो समय है ये धर्म युद्ध का समय है। हिंदू समाज को संगठित रहने की आवश्यकता है। इस प्रकार से इस देश में ईसाई मिशनरीज और तमाम ऐसे आतंकवाद प्रेरित संगठन जो इस देश की अस्मिता को ललकारते रहते हैं, इसलिए हिंदुओं का संगठित होना बहुत आवश्यक है। लगातार हमने देखा कि इस देश में ऐसी आतंकवादी विचारधाराएं जो इस देश में, चाहे वो दिल्ली लाल किला बम विस्फोट हो,
चाहे वो अनेकों ऐसी घटनाएं हो। इसके लिए हिंदू समाज को संगठित रहना बहुत आवश्यक है और नगर में, गांव में या जिले स्तर पर हिंदू समाज संगठित रूप से अपना शक्ति प्रदर्शन करे, जिससे समाज को ये ध्यान में आए कि हिंदू समाज संगठित है, अगर इनको छेड़ेंगे तो ये आपको छोड़ेंगे। अच्छा, सनातन को लेकर क्या कहेंगे? सनातन को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है आज भी, तो देखिए सनातन धर्म अनादिकाल से है, अनंत तक है, इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन षड्यंत्र अवश्य होते हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के षड्यंत्र है सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए। हम सब देखते हैं जब आतंकवादी हमला करते हैं, इस देश के ही राजनीतिक लोग कहते हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन वो हमला करने वाले लोग कौन होते हैं? वो सब जिहादी मानसिकता के लोग होते हैं जो इस देश की आत्मा को झकझोर देने वाले काम करते हैं, इस देश की अस्मिता को ललकारने का काम करते हैं। इसलिए सनातन धर्म को ये ध्यान रखना होगा कि इस देश की जो आत्मा है उस पर प्रहार करने वालों से सावधान रहना पड़ेगा। आज जिहादी मानसिकता के लोगों ने हमारे मठ मंदिरों को, उनके आसपास अपनी आबादी बढ़ाकर उनकी अस्मिता को ललकारने का काम किया है। ये शासन प्रशासन को ध्यान रखना होगा कि देश की जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, उसके आसपास की जितनी भी मज़ारें हैं उनको हटा देना चाहिए और विशेषकर ये सब सरकारी संपत्तियों पर होती है। उन मज़ारों की आड़ में वहाँ पर आतंकवादी पनाह लेते हैं और जब मौका मिलता है वो देश की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के साथ साथ हिंदू धर्म के लोगों का कत्ल करने का काम। आज भी देखा जा रहा है कहीं ना कहीं हिंदू आज भी बटा हुआ है महाराज जी, उसको लेकर क्या कहेंगे कि हिंदुओं को एकजुट किस तरह से होना चाहिए? देखिए, हिंदुत्व बंटने के पीछे कारण है जातिवाद। आज इस देश में जातिवाद का जो विष है वो राजनीतिक पार्टियों ने समाज में इतना गहरा कर दिया है कि उसको संगठित करना महाभारत काम हो गया है। तो इस समाज को इन राजनीतिक हथकंडों से बाहर आना होगा और समाज को एकता के सूत्र में बंधने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सब लोग हिंदू हैं, किसी भी जाति में पैदा हुए होंगे, कोई भी हम वर्ण व्यवस्था को मानते होंगे, लेकिन हम पहले हिंदू है, विचार हिंदू समाज को करना चाहिए। अच्छा, देखा जा रहा है जब से कुछ यूजीसी को बढ़ावा लागू किया गया उसके बाद में हिंदू कहीं ना कहीं आपस में बटा है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, यूजीसी के लिए सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। ये देश का दुर्भाग्य है कि जातियों के नाम पर, समाज के नाम पर, ओबीसी के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर, एससी के नाम पर ये बांटने का काम बंद होना चाहिए। समाज में इसका बहुत नुकसान होता है और ये भारत सरकार को क्योंकि आप सबको जानकारी होगी कि ये माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के क्रम में ये यूजीसी लागू हुआ है, तो इसकी पुनर्समीक्षा सरकार को करनी चाहिए और पार्लियामेंट में इसके लिए एक बिल लाकर इसको समाप्त करना चाहिए।